Hello students, today we will do remaining two scientific techniques. One is differential wave system and second one is mental revolution. We will start with differential wave system. It is also known as differential piece rate. What is the meaning? See, according to this technique, scientific technique, the organization must adopt differential wage system in order to motivate the employees, or we can say he should adopt differential wage system to differentiate between efficient and effective employee, efficient and inefficient worker or employee. So under this system the wages are paid on the basis of work done, not on the basis of the time spent on the वर्क मीन्स मतलब क्या है बच्चों कि डिफरेंशियल वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे किया जाता है वो उनके किए हुए काम के बेस पर दिया जाता है, ना कि उनके टाइम जो वो स्पेंड करते हैं वर्क प्लेस पर उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो हमारे फ्यूल थे टेलर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सजेशन दिया कि देयर शुड बी टू वेज रेट, वन इज़ हाई एंड अनदर वन इज़ लो वेज रेट। जो वर्कर एक फिक्स ड्यूरेशन में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट को प्रोड्यूस करने में एबल रहते हैं उनको तो हम हाई वेज रेट से पेमेंट करेंगे, और जो उस स्टैंडर्ड यूनिट को फिक्स टाइम पीरियड में नहीं बना पा रहे हैं उनको लोअर वेज रेट से पेमेंट करेंगे। दैट इज़ डिफरेंशियल वेज सिस्टम। अब एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल कि एक दिन में 20 यूनिट प्रिपेयर करनी है, दो वेजेस सिस्टम यहाँ पर बताए कि एक 5 रुपये देंगे एक यूनिट के लिए, और दूसरा जो है लो वेज रेट जो है वो 4 पर यूनिट है। अब दो वर्कर हैं, एक वर्कर ने 20 यूनिट दिन में बनाई तो उसका वेजेस कितना हो गया 20 × 5 = 100, और अनदर वर्कर जो है उसने 18 यूनिट बनाई, वो 20 यूनिट नहीं बना पाया, तब अब उसे लोअर वेज रेट से हम वेजेस पे करेंगे। दैट इज़ 18 × 4 = 72। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 यूनिट कम बना, ओनली 2 यूनिट्स, 2 यूनिट कम बना पाने के कारण जो वेजेस में डिफरेंस आया वो कितना आया 100 - 32 दैट इज़ 28। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो बी एम्प्लॉई है वो भी अपने 28 रुपीज़ और कमाने के लिए मोर एफिशिएंसी से वर्क करेगा, मोटिवेट होगा, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि यदि वो 2 यूनिट और बना लेता उस फिक्स टाइम पीरियड में तो उसे 28 रुपीज़ और मिल जाते। तो ये डिफरेंशियल वेज सिस्टम है जो कि इनएफिशिएंट और वी कैन से जो स्टैंडर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी साइंटिफिक टेक्निक है वो क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ द एम्प्लॉय एंड द वर्कर और एम्प्लॉय जो कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनकी माइंडसेट में चेंज करना है। वो माइंडसेट क्या चेंज करना है कि हमें कंपटीशन से कोऑपरेशन की तरफ लेके जाना है दोनों को। देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑन द फॉर डिवीज़न ऑफ वर्क, बट दोनों ही पार्टी को क्या करना है, ये समझना है कि दोनों यदि मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेशन से काम करेंगे, तभी बिजनेस सक्सेसफुल अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। अब यहाँ पर यदि एम्प्लॉय ज़्यादा वेजेस मांगते रहें और जो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि हम उन्हें कम वेजेस देकर हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तो ऐसा करने से कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर दोनों को कोऑपरेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना है कि यदि प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कुछ पार्ट उसमें वर्कर को भी देगा, ताकि वर्कर भी इस व्यू पॉइंट से अपना मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करेंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अब बात आती है बच्चों कंपैरेटिव स्टडी की। जहाँ भी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेलर एंड फ्यूल पूछते हैं, यदि कंपैरेटिव स्टडी पूछते हैं तो हमें दोनों सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी लिखनी है। सबसे पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी क्या है, सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, मतलब दोनों ने ही, टेलर और फ्यूल ने दोनों ने जो अपनी प्रिंसिपल और टेक्निक्स दिए वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स थे, और दोनों ही मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 100% सक्सेसफुल रहे हैं। सेकेंड सिमिलरिटी जो थी वो थी स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर दोनों ने ही काम किया था कि कोई भी ऐसा नहीं है प्रिंसिपल या फिर टेक्निक जो है जो कि सिर्फ
लिखने के लिए है या फिर थ्योरेटिकल पर्पस है, दोनों के ही प्रिंसिपल्स को, दोनों को ही टेक्निक को हम जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर सकते हैं। और थर्ड हमारा था स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स दोनों ने ही अपने टेक्निक्स और प्रिंसिपल के बेस पर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने पर फोकस किया है। जैसे हेनरी फ्योल ने सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट दिया प्रिंसिपल अपना, और यहाँ पर इसने जो टेलर थे उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन में अपनी टेक्निक बताई, जिसमें कि दोनों को कोऑपरेट करने के लिए कहा था। अब इसके बाद हमारी आती हैं डिफरेंसेस के कुछ बेसिस दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट बेसिस है पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि किससे ये रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो टेलर की बात करें तो टेलर की एक्टिविटी जो थी प्रोडक्शन एरिया, फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड थी, और फेयोल जो था वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। सेकंड, यूनिटी ऑफ कमांड। तो टेलर में यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी फर्स्ट ही फंक्शन फोरमैनशिप को देखें तो उसमें 8 स्पेशलिस्ट थे, एक वर्कर के ऊपर 8 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए गए थे, जबकि फेयोल ने स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया है। थर्ड है एप्लीकेबिलिटी। तो टेलर जो है वो अप्लाई होता है इन अ सम स्पेशल सिचुएशन ओनली, एंड फेयोल जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। फोर्थ, बेसिक ऑफ फॉर्मेशन। तो जो टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल हुए हैं वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पर बने हैं, और जबकि हेनरी फ्योल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ लेकर आए थे। देन फोकस। टेलर क्योंकि फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर उनका ज़्यादा फोकस था बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। और फेयोल जो था वो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल दिए कि एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया। देन पर्सनैलिटी। टेलर जो था वो साइंटिफिक पर्सनैलिटी के पर्सन थे, और फेयोल जो थे वो प्रोफेशनल है। देन एक्सप्रेशन। टेलर ने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया इनको, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, और फेयोल ने के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम नाम देते हैं जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यदि हम दोनों का कंपैरिजन करें तो हम ये कहेंगे कि आज के टाइम में जो फेयोल के प्रिंसिपल हैं दैट आर द यूनिवर्सल एप्लीकेबल। टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो थोड़ी सी ओल्ड दिखाई देते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हम इनका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो दोनों ही इंडिस्पेंसिबल हम इनको कह सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आगे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।